ये भी हमने देखा है, जबकि सरकार की यह पहली जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए भोजन, पानी, आवास, शिक्षा और इलाज की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराए। कायदे से तो यह सब मुफ्त ही होना चाहिए, लेकिन सरकार अगर सरकारी खजाने को खाली होने का रोना रोते हुए जनता पर टैक्स थोपे और उससे खर्च निकलवाए, तो फिर सरकार में बैठे लोगों को खुद को इन्हीं सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में जाने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और मोहन यादव पिए तो पता चले कि आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन मोदी को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनके सत्ता के लालच में आम आदमी की जिंदगी में जहर घुल चुका है। कांग्रेस ने एक पोस्ट में बीजेपी के जहरीले मॉडल के बारे में बताया है। उस पोस्ट में कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है आपके सामने ला रहा हूं। कांग्रेस ये लंबा चौड़ा लेकिन बीजेपी का जहरीला मॉडल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। पिछले कई दिनों से गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था। बहुत शिकायतों के बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और अब लोगों की जान पर बनाई है। याद रहे, इंदौर में गंदा पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बीमार हैं। वहां भी यही कहानी दोहराई गई थी। बीजेपी लोगों के घरों में जहर बांट रही है और सवाल पूछने पर उसे फोकट के सवाल बतला रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से और गुजरात में पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है, जहां ये पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। सवाल है, क्या यह जहरीला पानी बीजेपी के नेता, मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी पी पाएंगे? बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप में से बहुतों ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मैं आजाद हूं देखी होगी। ये याद कीजिए, 1989 में यह फिल्म आई थी, 1989 में, जिसमें हीरो नेता से कहता है कि 30 साल में आप लोगों को एक गिलास साफ पानी भी नहीं दे सके। यह डायलॉग है कि 30 साल में आप लोगों को, यानी यहां की जनता को, एक गिलास साफ पानी भी नहीं दे सके। खैर, उस दौर में ऐसी फिल्में बनाने की आजादी थी जिसमें सत्ता पर सवाल उठाए जा सकते थे, जिसमें सत्ता से सवाल पूछे जाते थे, सीधे सवाल। लेकिन आज की तारीख में गंदे पानी पर मध्य प्रदेश फाइल्स या गुजरात फाइल्स तो विवेक अग्निहोत्री नहीं बनाएंगे और न ही नरेंद्र मोदी उनका प्रचार चुनावी राज्यों में करेंगे। विवेक अग्निहोत्री का नाम आपने सुना होगा। फाइल्स खेलते हैं, फिल्में वैसे ही बनाते हैं जिससे नरेंद्र मोदी, और वो फिल्में बनाते हैं जहां चुनाव होता है, जैसे बंगाल फाइल्स अभी कुछ दिन पहले बनाया। ऐसे ही जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां के नाम से एक फिल्म बना के ले आते हैं, कश्मीर फाइल्स। बल्कि मोदी तो चुनावी राज्यों में जाकर बताते हैं कि कौन सी योजनाएं शुरू करने वाले हैं, और जैसे ही चुनाव जीता तो वो उस बारे में भी भूल जाते हैं। पहले आप याद कीजिए, जब बिहार गए थे ढेर सारी योजनाओं की बात कर रहे थे। अब ढेर सारी योजनाओं की बात हो रही है पश्चिम बंगाल के लिए, असम के लिए। बुलेट ट्रेन की बात चलती है तो वंदे भारत ट्रेन की बात चलती है। मोदी की इस जुमलेबाजी पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को देखिए। कांग्रेस इस पोस्ट में, इस वीडियो में कांग्रेस क्या कुछ जुमलेबाज लिखकर ये साफ साफ इस वीडियो को, जरा वीडियो सामने लेके आइए। मोदी और बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, इसके लिए वो जनता से झूठे वादे करती है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। अब जैसे ही वहां सरकार बनी, वो अपनी बात से पलट गई। अब अगले इलेक्शन को देखते हुए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से बंगाल की राजधानी कोलकाता तक चलेगी। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। साफ है, मोदी के हर वादे का मतलब सिर्फ एक जुमला है, वो जनता को केवल ठगना जानते हैं। साफ साफ सीधा प्रहार कांग्रेस का नरेंद्र मोदी पर इस वीडियो के जरिए। तो अब मोदी के मुताबिक असम को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए असम मुश्किल राज्य साबित होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा से लोगों की नाराजगी दिख रही है और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां काफी मजबूत की हैं। अब प्रियंका गांधी को भी असम में अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी असम स्क्रीनिंग कमेटी की चीफ हो गई हैं, यानी अध्यक्ष बनाया गया है। प्रियंका
प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी सहित 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने स्क्रीनिंग कमेटी के चीफ को नियुक्त कर दिया है, और जिसमें टीएस सिंहदेव को उधर तमिलनाडु और पुदुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है। वीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल की, और ऐसे ही केरल की जिम्मेदारी भी दी गई। मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आते ही वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी अमित शाह और मोदी तो असम का चक्कर लगा आए हैं। आने वाले वक्त में उनके दौरे अब वहां बार बार होंगे। वहीं अमित शाह अभी चुनावी राज्य तमिलनाडु भी पहुंच चुके हैं, जबकि उनके जहां से अमित शाह, आपको याद है गांधीनगर से अमित शाह सांसद हैं, जहां से अमित शाह सांसद हैं वहां 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं गंदा पानी पीने से, दूषित जल पीने से। लेकिन वो पश्चिम बंगाल 3 दिन रह के आए, अब तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। देश में भले हाहाकार मचा है। एक तरफ अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड में गर्म है, और आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी के मसले पर उत्तराखंड से लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर तक हंगामा मचा रहा, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वहां तो डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश, गुजरात का हाल हम देख ही रहे हैं। बाकी राज्यों में भी कहीं कानून व्यवस्था, कहीं आदिवासी दलित उत्पीड़न, कहीं उग्रवाद जैसी समस्याएं हैं, लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को चुनावी राज्यों के दौरों से ही फुर्सत नहीं है। और इन सब के बीच वेनेजुएला का जिक्र यहां जरूरी है। वेनेजुएला आप जानते हैं, जिस पर एक कल 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात अमेरिका ने हमला बोला, जिसको अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा है। वेनेजुएला के पदासीन जो वहां के राष्ट्रपति थे और उनकी पत्नी, दोनों को गिरफ्तार कर 40 लोगों की हत्या वहां हुई है, मौत हुई है, गिरफ्तार कर ले आए अमेरिका, और सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। इस मसले पर पूरी दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है। भारत से उम्मीद थी कि भारत इस पर कुछ कहेगा। आज भारत की प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें हालात पर भारत अपनी दृष्टि बनाए हुए है और कह रहा है वेनेजुएला में शांति स्थापित हो, इसकी कामना कर रहा है। अमेरिका की भर्त्सना नहीं कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पूरी तरह से अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की भर्त्सना की। उधर चीन कह रहा है कि आपने जो किया है वो गलत किया है। कल 5 तारीख को यूएनएससी की बैठक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कल आपात बैठक बुलाई गई है, और जिसमें इस मसले पर चर्चा होगी। हालांकि बहुत दुखद है कि यूनाइटेड नेशन जो है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ अब पूरी तरह एक कठपुतली बन चुका है। उसे बनाया इसलिए गया था कि दुनिया में शांति स्थापित हो, लेकिन तकलीफ यह है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी कठपुतली की तरह काम कर रहा है, और दुनिया में अब एक अधिकार दिखाई दे रहा है जहां जिसको चाहे। यह आज तक नहीं हुआ जो अभी अमेरिका ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब वेनेजुएला की जो तेल की जो फैक्ट्रियां हैं, तेल के जो कुएं हैं, उसमें अमेरिका की अच्छी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और अमेरिका का वहां राज होगा। यानी अमेरिका जिसको चाहे वहां के राष्ट्रपति को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को, वहां के प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाए। जो कमजोर देश हैं वो अब उनके लिए ये डरावनी तस्वीर है, कह सकते हैं। क्या दुनिया में यही होने जा रहा है? लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत सारे मसलों पे, चाहे चर्च में जो घटना घटी, चर्च का मामला हो, चाहे यहां 2 संप्रदायों के बीच का मामला हो, एंजल चकमा का मामला हो, चाहे दूषित पानी का मामला हो, छोटी छोटी घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर की हैं। इन घटनाओं पर जो प्रधानमंत्री ना बोलता हो, वो वेनेजुएला के मामले पर क्या बोलेगा, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी पर जहर फैलाने का जहरीला मॉडल देश में लागू करने का आरोप मोदी और शाह के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और इन सबके बीच कांग्रेस किस ढंग से मास्टर स्ट्रोक चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे, दुनिया की बातें भी करेंगे। सारी चर्चा इस न्यूज पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए जरा स्वागत करें हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और जयशंकर गुप्त जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, एक तस्वीर सबके सामने रख चुका हूं, देश और दुनिया में क्या चल रहा है।
देश से बात करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी का जहरीला मॉडल, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जो दुनिया में घटना घट रही है और हमारे देश के भीतर जो घट रही है, जो बीते समय में डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री दिखी थी, जिसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया था, जिसमें नमस्ते ट्रंप हुआ था, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार हुआ था, वो तमाम चीज़ें हुई थी। और इजराइल के साथ में एक अलग किस्म का विदेश नीति अख्तियार की गई थी। पूरी हमारे देश की विदेश नीति को पलट दिया गया। और अब हालात ये हैं कि एक तरफ तो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसके साथ हम आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ उस पाकिस्तान के दोनों कंधे पर एक में चीन का हाथ है और दूसरे पर पाकिस्तान का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। तो ये स्थिति है तब जब हमने अपने विदेश नीति को उलट दिया है। अब मॉरल हमारा ये भी नहीं है कि दुनिया में गलत हो रहा है तो उस गलत को गलत कह सके। हम इस अपनी विदेश नीति को उस स्थान पर ले आए हैं जो जिनको फांसीवादी दर्शन अच्छा लगता था, जिनको इजराइल पसंद आता है, जिनको डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट पसंद आता है, जो साम्राज्यवादी नीतियों को जायज ठहराते हैं, उपनिवेशवादी नीतियों को जायज ठहराते हैं, तो उनकी नीतियां कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिसी में भी नजर आती हैं। जो असहिष्णुता डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के लिए दिखा रहा है, अमेरिका वेनेजुएला के लिए दिखा रहा है, वो असहिष्णुता अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने तब दिखलाया था जब चुनाव में हार के बाद राष्ट्रपति भवन पर घुस गए थे। वो दिखाया था। वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, आज ताकतवर जरूर बने, लेकिन अमेरिका में फिर भी उनके खिलाफ बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। पूरा ऑपोजिशन, सदन के नेता, अमेरिका के सदन के नेता, सब लोग बयान जारी कर करके डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि ये गलत है। भाई, वेनेजुएला का शासक हमारी नजर में हो सकता है आतताई हो, क्रूर हो, लेकिन उसको किडनैप करके उठा करके नहीं लाया जा सकता है। ये आवाज अमेरिका में भी उठ रही है, लेकिन ये आवाज भारत में नहीं उठ रही है। ताज्जुब की बात है जी। कि भारत में ये आवाज नहीं उठ रही है कि वेनेजुएला के शासक को के साथ ऐसा क्यों किया गया। हम असदुद्दीन ओवैसी जी के बयान जो भी बहुत चर्चा में है उसका जिक्र करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के शासक को उठा करके ले आ सकता है, तो भारत पाकिस्तान में आतंकियों को जाकर उठाकर क्यों नहीं ला सकता है। ये बात वो कह रहे हैं। हालांकि उनके कहने का में सियासत है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भाषा भी नहीं होनी चाहिए थी। भाषा तो ये होनी चाहिए कि ऐसा अमेरिका कैसे कर सकता है, एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के शासक को उठाकर ले आए। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वो उस उदाहरण को इस रूप में पेश कर रहे हैं कि अमेरिका कर सकता है तो आप भी करो, भले पाकिस्तान के शासक को मत उठाओ, आतंकियों को उठा कर ले आओ। अरे, आतंकियों से लड़ने का हमारे पास नैतिक बल खत्म हो गया क्या? हम आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान के को जो शह दे रहा है उसको लेकर के क्या इंटरनेशनली सहमति बनाने की कम मादा खो बैठे? पहले तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे थे। कभी एक समय था जब पाकिस्तान को आतंकी देश मानने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में हमने देखा कि उन्होंने जब डोजियर पर डोजियर सौंपे तो अमेरिका भी आतंकियों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य हो गया। हम वहां तक पहुंचे थे, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए या लोग बोलने लगे थे। लेकिन आज एक बार फिर वो स्थिति उलट गई है। अब आतंकवाद के खिलाफ बोलने की हमारी शक्ति कम हो गई है। ये हालात हैं। अब ये हालात डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी देखें
तो चूंकि आज के शासक वर्ग ने नैतिकता खो दी है और सच को सच बोलना बंद कर दिया है, इसलिए अपने देश में भी वैसी ही पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें आज कांग्रेस ने जो ट्वीट किया कि बीजेपी ही जहर है, जहर पानी में है दिखता है, जहर हवा में है दिखता है, लेकिन ये जहर पानी में, हवा में, फिजा में क्यों है? इसलिए कि शासन करने वाली पार्टी बीजेपी ही जहर है। भाई इसने तो प्राकृतिक जो चीजें हैं उसमें जहर घोला, लेकिन जो ह्यूमन मेड चीजें हैं, भाई समाज में भ्रष्टाचार है, नफरत है, महंगाई है, अमीर गरीब की खाई है, इन सब वोट चोरी है, डेमोक्रेसी पर हमला है, संविधान पर हमला है, एथनिक पॉलिटिक्स है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की सियासत है, ये जो पूरे देश को तोड़ने का काम हो रहा है, ये जो बातें हो रही हैं, दरअसल ये उसी असहिष्णु नीति का नतीजा है, जो असहिष्णु नीति वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पत्नी के साथ घसीट कर ले जाने में, वहां की डेमोक्रेसी और वहां के शासन पर कब्जा करने में जुटी रहती है और उसके साथ रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में घटना घटी है तो हमारे देश पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन देने में भी इंपैक्ट है, रिएक्शन छुपाने में भी इंपैक्ट है, जो बोल रहे हैं उसका भी इंपैक्ट है, जो नहीं बोल रहे हैं उसका भी इंपैक्ट है। तो आज देश में हम इस बात के खुशनसीब हैं कि आज भी लोग पानी में जहर है तो उस जहर के खिलाफ सड़क पर है। हम खुशनसीब हैं कि आज महिला की हत्या हो रही है अंकिता भंडारी की, तो उसमें जो सफेद पोश हैं उसके खिलाफ जनता सड़क पर है, वरना ऐसी भी स्थिति आ जाती कि हम संवेदनहीन हो जाते और हम इस पर रिएक्शन देना ही बंद कर देते, जैसा कि वेनेजुएला के मामले में हमारे देश ने एक सरकारी तौर पर उस तरह का रिएक्शन ओढ़ रखा है। भाई हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। हिंदुस्तान सच के साथ खड़ा रहता है। हिंदुस्तान को आज इजराइल के खिलाफ बोलना था जब इजराइल मानवता का गुनाह कर रहा था मानवता के साथ। आज अमेरिका के खिलाफ बोलना था जब वेनेजुएला के साथ में वो खड़ा होकर के गुनाह कर रहा है, वेनेजुएला के खिलाफ गुनाह कर रहा है। आज आप जानते हैं डिप्लोमेटिक्स जो हमारे राजदूत और हमारे कथित विदेशी जानकार लोग टीवी चैनल पर बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? ये तो हर एक राष्ट्र अपने हित के लिए सोचता है। हमारा हित जहां है हम वही बोलेंगे, वही देखेंगे। अरे हमारा हित क्या तात्कालिक घटनाओं में सच्चाई के साथ रहने का नहीं होता है? ये कौन सा हम देश का हित है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण होगा, उस सरकार को अमेरिका चलाएगी और हम चुप रहेंगे? इसी में भारत का हित है। जब अगर इसी में भारत का हित है तो फिर तालिबान की सरकार जब बहाल होती है तो उसमें भी भारत का हित खोजिए। फिर क्यों तालिबानियों को अफगानिस्तान में जाकर छोड़ने गए थे? फिर क्यों आतंकवाद बोलते रहते हैं और आतंक का पीड़ित अपने आप को बताते रहते हैं? एक लाइन पर चलना होगा, सही क्या है और गलत क्या है। देश का हित सच्चाई से इतर नहीं हो सकता। और बहुत सही पीछे बीते दिनों बहस हुई थी। मोहन भागवत जो हैं वो शक्ति के साथ हैं, राहुल गांधी जो हैं सत्य के साथ हैं। जो सच्चाई के साथ होगा वही देश के साथ होगा, शक्ति के साथ होगा वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा होगा, और जो सच्चाई के साथ खड़ा होगा वो वेनेजुएला के साथ खड़ा होगा। यही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी रास्ता अख्तियार करना होगा, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रास्ता अख्तियार करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप जैसे देश में है वैसे ही विदेश की नीति को भी आपने बना रखा है। विदेश नीति में तमाम अलग अलग देशों, जापान से लेकर रशिया तक और इधर चाइना तक सबने इसकी भर्त्सना की है। लैटिन अमेरिकी देशों ने भी भर्त्सना की है। जिसकी ताकत कितनी है कितनी नहीं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि एथिकल राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहां पर एथिक्स की बात होती है वहां भारत क्यों पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहां आप विदेश नीतियों में पिछड़ते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देश की नीतियों में भी पिछड़ते नजर आएंगे। आपको सीधा चुनाव चाहिए, रिजल्ट चाहिए। पुदुचेरी पहुंचे यहां नरेंद्र मोदी के साथी यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह,
और तमिलनाडु, और वहां कह रहे हैं तमिलनाडु में अप्रैल में हमारी सरकार बनने जा रही है। देख लीजिए, अभी से उन्होंने अप्रैल का महीना बता भी दिया कि अप्रैल में हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार की चिंता बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके ही गृह राज्य में, आपके गृह राज्य की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी पीने से, और इसको पिछले सप्ताह भर से छिपा के रखा गया, मीडिया पर पहरेदारी कर दी गई कि यह खबर लीक ना हो, फिर भी खबर लीक हो गई। और अब अभी भी चिंता इसकी नहीं है, आपको चिंता है वहां चुनाव कैसे जीता जाए। प्रशांत टंडन जी, यहां से लेकर विदेश तक आपकी इस पर प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, आज पहला रविवार है इस साल का, तो जरा थोड़ा मोदी जी का सरकार का 3rd टर्म का भी विजिट हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल विश्व गुरु का, वहां से शुरू करते हैं कि बड़ा एक हवा भरी गई कि साहब विश्व गुरु हैं, इनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में, ये युद्ध रुकवाने वाले पापा हैं। तमाम तरीके के प्रोपोगंडा और पब्लिसिटी की गई। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब आपके ऊपर हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और आपने उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया का कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, इजराइल और अफगानिस्तान के अलावा। आपके जो डेलीगेशंस गए, एमपीज के, पहली बार ऐसा डेलीगेशंस भेजे गए मोदी जी के द्वारा, उनसे भी कोई मीनिंगफुल लोग नहीं मिले, ना कोई सीधा कमिटमेंट दिया। तो उसके बाद 60 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। कहाँ के विश्व गुरु? उसके बाद आप देखिए कि 50% का टैरिफ लगाया, पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है राजीव जी। तो और 50 देशों पे का टैरिफ भारत से कम है, तो कहाँ से माय डियर फ्रेंड हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बैठ रही है? रेडीमेड गारमेंट्स की, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की, डायमंड की, फैब्रिक की, तमाम इंडस्ट्री में सीधा सीधा असर हुआ। तो विदेश नीति का हाल ये है। उसके बाद आप देखिए कि पुतिन यहाँ आए थे, और पुतिन साहब से कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुआ एनर्जी सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में। वेनेजुएला से तेल हम ले रहे थे जून तक, और रिलायंस भी ले रहा था जून 25 तक, सब बंद करना पड़ गया क्योंकि अमेरिकन प्रेशर था। ओएनजीसी, अभी प्रेम कुमार जी भारत के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। ओएनजीसी के इन्वेस्टमेंट हैं राजीव जी 2 प्रोजेक्ट में वेनेजुएला में। हमारा $500 मिलियन वहां पे डिविडेंड का बकाया है, तो इंटरेस्ट तो है हमारा, हमारे लोग हैं वहां पे, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी का, ओएनजीसी विदेश का, 2 प्रोजेक्ट में वहां पे ऑयल के, तो इंटरेस्ट भी है हमारा। उसके बाद भी आप, तो एक जो विश्व गुरु का एक नारा दिया गया वो खोखला साबित हुआ। 2025 में जितनी मल्टीलेटरल समिट हुई हैं, एक में भी मोदी जी गए नहीं क्योंकि ट्रंप से सामना करना पड़ता। अब मुश्किल ये है कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है, वो जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए, आलोचना की जाए, कम है। कि किसी देश की सॉवरेनिटी पे आप इस तरीके से हमला कैसे करेंगे कि उसके राष्ट्रपति को भी उठा के ले जाएंगे। अब ये बताइए कि ट्रंप ने जिन देशों के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, हमारे भारत के अलावा, भारत भी और तमाम और देशों के ऊपर, तो हम कैसे नेगोशिएट करें अमेरिका से? ट्रंप से नेगोशिएट कैसे करेंगे? वो तो ले जाते हैं उठा के, कोई बोलने को भी तैयार नहीं। ना यूनाइटेड नेशंस अभी आप चर्चा कर रहे थे, ना कोई वर्ड पावर। चीन वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ, चीन ने धोखा दे दिया उसको, चीन ने कुछ किया नहीं। तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्रंट पे विश्व गुरु का इमेज बिल्कुल एकदम, जिसको चुनाव में भुनाते थे पोस्टर लगा के, वो अब इस काबिल नहीं बचे। सवाल खड़े होंगे। डोमेस्टिक फ्रंट में आप देखिए कि बेरोजगारी है, उसके बाद आप मिसमैनेजमेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है कि मिसमैनेजमेंट है।
जो सिस्टम चला आ रहा था कांग्रेस के ज़माने की सरकारों का, वो अब वो डगमगा रहा है। तो आप एक म्यूनिसिपैलिटी भी संभाल नहीं पा रहे हैं इंदौर की, जो कि पानी सप्लाई करती है, जिसको स्वच्छ भारत का, स्वच्छतम शहर का आपने नवाजा हुआ था 7 से 8 साल से। तो उसके अलावा आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे हमले हो रहे हैं, नस्लवादी हमले हो रहे हैं। भारत में ऐसा कभी नहीं होता था। रेप हो रहे हैं और पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं। आपके कोर्ट जो है वो रेप एक्यूज को छोड़ देते हैं, उसकी सजा को सस्पेंड कर देते हैं। तो तमाम सारे मामलों पे आप देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पे, आर्थिक फ्रंट पे, बेरोजगारी पे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहे हैं। सब जगह पे कंप्लीट फेलियर है। सिर्फ एक जगह सक्सेसफुल है कि 2025-2024 के लोकसभा चुनाव में 240 रहने के बाद एक झारखंड को छोड़ के सब चुनाव जीते। कैसे जीते वो भी विवाद का विषय है, लेकिन चुनाव जीते। वही एक जो पॉजिटिव बात है बीजेपी के पक्ष में जाती, वो ये है कि चुनाव जीते। इसलिए मोदी जी दर दर भटक, जम्मू कश्मीर भी है उसमें, जम्मू कश्मीर भी है, हाँ, जम्मू कश्मीर भी। लेकिन इसलिए मोदी जी दर दर भटक रहे हैं, कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी पुडुचेरी, कभी केरला का भी प्लान बनाएंगे। अमित शाह जा रहे हैं केरला। एक भी चुनाव, अब ये चुनाव 2026 के चुनाव है, वो सब हिंदी पट्टी के बाहर के चुनाव है। अब हिंदी पट्टी के बाहर के चुनाव में, और सरकारें वहां अधिकांश जगह सरकारें भी इनकी नहीं है। रिकॉर्ड बताता है कि चुनाव वहीं जीत पाते जहां सरकारें होती हैं। तो इसलिए दर दर भटक रहे हैं कि एक भी चुनाव हारे 2026 में। पहला चुनाव वेस्ट बंगाल का होगा, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। एक भी चुनाव हारे तो इनको भयंकर दबाव, इनके ऊपर आंतरिक दबाव है। हम अभी इस पे चर्चा कभी अलग से कर लेंगे कि योगी जी की चुनौती क्या आ रही है, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, वो भी एक अलग सिनेरियो है। लेकिन भयंकर रूप से मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा। जो कांग्रेस आज कह रही है कि मनरेगा को वापस करना पड़ेगा, एक भी चुनाव हारेंगे इनको बहुत कुछ वापस करना पड़ेगा, बहुत कुछ। और फिर वो 75 साल वाला जो मामला अटका हुआ है वो भी सामने आएगा। जो सवाल अमित शाह से कलकत्ता में एक पत्रकार ने पूछ लिया था, वो सब सवाल आएंगे। वो सब सवाल दबे हुए हैं, क्योंकि चुनाव जीतकर आपने एक नैरेटिव जो है बिल्ड किया हुआ है। और एक उसमें आखिरी पॉइंट राजीव जी, कि मीडिया, अब मीडिया की स्थिति थोड़ा फर्क है। अब फर्क ये है कि मीडिया के कुछ मीडिया मालिकों को ये लग रहा है कि जैसे आपका डीबी लाइव है, तमाम सारे जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैं, इनके व्यूअरशिप में भी आए वो, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, और कभी अरावली पे, कभी दिल्ली के प्रदूषण पे एक स्टैंड ले रहे हैं गोदी मीडिया के कुछ एंकर। वो इसलिए भी ले रहे हैं। दूसरा एक कारण ये है कि देखिए, कुछ उद्योगपतियों ने मीडिया को लगा कर एक मोदी जी के पक्ष में नैरेटिव बनाया। अब वो ऐसी स्थिति में है कि वो ब्लैकमेल करने की स्थिति में है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पेच कस रहा है वो, कि हमारी जो सपोर्ट है मीडिया के जरिए वो फ्री में नहीं है। आप दरवाजे खोलो, खजाने खोलो हमारे लिए, विज्ञापन दो हमको, हमारे प्रोजेक्ट को क्लियर करो, बैंक को खोलो हमारे लिए, वरना हम 1 मिनट में आपको हम धाराशाही कर देंगे। ये मीडिया की अब धमकी देना शुरू हो गया मीडिया का। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से मीडिया जो है, अब वो अपनी जो सपोर्ट वो कर रहा है उसकी कीमत भी वसूलेंगे इनके मालिक। जी राजीव।
जी, यहाँ दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप रख रहे थे, जिसमें मीडिया की बात भी आप कर रहे हैं। दूसरी बात, कैसे चुनाव दर चुनाव जीतने की कोशिश होती रही। दरअसल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, अब हम तो 2026 में आ गए, अब 2 साल पीछे की बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी संविधान के नाम पर चुनाव हार गए थे। ये हम सब ने देखा। 240 सीटों पर बीजेपी वहां सिमट के रह गई और 240 सीटों में भी वोट चोरी का मामला सामने आया, जिसको राहुल गांधी ने उजागर किया था। आप याद कीजिए कि और उसके बाद फिर हरियाणा का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव। इन चुनाव में चुनाव दर चुनाव, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती थी कि अगर इसके बाद और चुनाव हारते गए, क्योंकि हरियाणा का चुनाव श्योर शॉट हारने वाले थे, महाराष्ट्र का चुनाव श्योर शॉट हारने वाले थे, तो ये लग रहा था, फिर जम्मू कश्मीर और झारखंड का चुनाव तो हार चुके, ये लग रहा था कि हार का सिलसिला अगर इसी ढंग से जारी रहा तो फिर परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। इसीलिए यहां वोट चोरी एक बहुत बड़ा इनके लिए टूल बन के सामने आया, ये लगता है ऐसा। और जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं। एक दूसरी बात जो आपकी बात में जोड़ रहा हूं, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बाद सीधे जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं और पश्चिम बंगाल का जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मीडिया के लोगों और खासकर जितने भी मीडिया हैं जिनको आपने गोदी मीडिया बना लिया, पहले आपने गोदी मीडिया बनाया, उसके बाद उनके दाना पानी जो था उस पर आपने लगाम लगाना शुरू किया। अब वो दाना पानी नहीं मिलेगा, यानी विज्ञापन नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर होगा क्या। कुछ लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें एक को आपने 15 करोड़ में सरकारी चैनल में भेज दिया, एक को आपने भेज दिया कि चलो जी पुतिन का इंटरव्यू ले आओ, एक को आपने कह दिया चलो जी अदानी साहब इस चैनल को खरीद लो, एक को अदानी साहब ने खरीद लिया। और इसके बाद अगर 2 3 4 लोग रहेंगे तो बाकी क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे या वो घंटा लेके घूमेंगे। वो फिर उनको तो अपना अस्तित्व चाहिए, सिंपल। और झुंझुना घंटा का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल इस सरकार में ऐसे शब्दों का, इस राज में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं। तो फिर चूंकि मीडिया के हम भी हैं, तो क्या करेंगे मीडिया वाले, फिर तो रिवॉल्ट, यहीं से तो विद्रोह की शुरुआत होती है प्रशांत जी। हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं विद्रोह की शुरुआत यहीं से होती है, जब आपको दबाने की कोशिश होती है, जब आपका दाना पानी खत्म करने रोकने की कोशिश होती है, तो फिर सामने वाला घंटा नहीं बजाएगा, सामने वाला कटोरा लेके नहीं जाएगा, उसके हाथ में अगर कोई मजबूत हथियार है तो आपके ऊपर प्रहार करेगा, वार करेगा। वही मीडिया के हाथ में है, चाहे जुबान हो, चाहे कागज हो, चाहे कलम हो। कर रहा है, करना शुरू कर दिया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी एक ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय समय पे कुछ लोग बातें सही कर देते हैं गलत जुबान से। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है और वीडियो भी जारी किया है। जरा उस ट्वीट को देखते हैं पहले, और क्या लिख रहे हैं, और वीडियो को भी। पहले चलिए वीडियो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। फुला दिए, गुब्बारा बना दिए। चलिए गुब्बारे की हवा निकालने की कोशिश कीजिए जरा
जयशंकर जी, बहुत कुछ है बातें, जहरीला मॉडल, इस जहरीले मॉडल की जरा पोल खोलिए। राजीव जी, एक तो जो अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी या दादागिरी दिखाई है वेनेजुएला में, उसके खिलाफ मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में कौन कौन एकजुट होगा, कौन नहीं होगा, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि आज वेनेजुएला के साथ हुआ है, कल किसी और देश के साथ हुआ जहां संसाधन दिखाई दे। चूंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत खस्ता हाल हो चुकी है, ये तो सबको मालूम है। अब वो कोशिश कर रहा डकैत की तरह से कि जाकर वहां डकैती कर ले, वहां कर ले, वहां जाकर के वहां के तेल कूपों को कब्जा करेगा, वहां अमेरिकी कंपनियां जाकर के बिजनेस करेंगे, वहां के संसाधनों को लूटेंगे। ये तो साफ साफ कह भी दिया है ना। लेकिन ये जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप, हमारे मित्रों ने भी कहा है कि आप पाकिस्तान में आतंकवादियों को उठा कर ले आइए, यह कह करके आप वेनेजुएला में ट्रंप की हिमाकत को कहिए या उसकी जो खुराफात है, जो बदमाशी है, गुंडागर्दी है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम कतई नहीं इसके हामी हैं, हम इसके कायल कतई नहीं हो सकते हैं। ट्रंप ने गलत काम किया है तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमारी विदेश नीति आज इतनी चौपट है, मतलब इतनी खराब तो हमको लगता है कभी नहीं रही होगी, आज़ादी के बाद से आज तक जो है कभी नहीं रही होगी। आज आप देखिए, जैसे अभी प्रशांत गिना रहे थे कि जब पहलगांव का आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, तो हमारे साथ इक्का दुक्का देशों के अलावा कोई खड़ा नहीं था। आज हमारा पूरा पड़ोस हमारे खिलाफ है। मतलब पड़ोसी देशों में हम कहीं नहीं कह सकते हैं कि कौन सा देश 100% हमारे साथ है या हमसे उसका दोस्ताना रिश्ता है। जिस बांग्लादेश को बनाने में भारत की बड़ी भूमिका रही, वो बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो गया है। अब सवाल है कि जिस ढंग का माहौल आप बना रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि जहरीला माहौल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जहर, जैसे बताया कि आप भाजपा खुद ही जहर है। देखिए, इंदौर में जहर पिलाया, पानी में प्रदूषित पानी पिलाया, गांधीनगर में पानी पिलाया, ये तो छोटी छोटी जगहों की बातें हैं। असल बात यह है कि जो आपने पूरे देश को सांप्रदायिकता का जहर जो पिलाया है, नस्लवाद का जो जहर पिलाया है, उसकी कीमत तो पूरे हिंदुस्तान को भुगतनी पड़ रही है, पड़ेगी। अब आप देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या हुई, उसकी नाक नक्श देख करके कि चाइनीज है तो मोमोज है, तो किस तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। हमको शर्म नहीं आती है। हम खुद को भारतीय भी कहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। उसी तरह से देखिए, अब आईपीएल खेल हो रहा है यहाँ पर। आईपीएल में अगर शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया, बांग्लादेश के क्रिकेटर को, तो हर बार खेलता ही है, वो क्रिकेट का खेल है ना। तो अगर वो अपनी टीम में शामिल किया है, उसका बोली लगा करके लाया है, अब उसका विरोध हो रहा है जम करके। कोई ऐसा अल्लू बल्लू जितने पाखंडी बाबा जो है भगवा वस्त्र पहन करके घूमने वाले हम मक्कार, ये बोलने लगे हैं, फतवा करने लगे हैं कि उसकी जबान काट के लाओ, तो ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया, उस टीम का कोई स्पॉन्सर जूही चावला है, जूही चावला के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं जयशंकर जी, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। नीलामी जो होती है, बोली जो लगती है खिलाड़ियों की, वो ऑर्गेनाइज कौन करता है? उसमें कौन कौन से खिलाड़ी आएंगे, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये शाहरुख खान ऑर्गेनाइज करता है क्या? वो तो बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई करता है। जय शाह को पकड़ो ना भाई, वही तो। जय शाह को पकड़ो, आईसीसीआई का चेयरमैन है, आईसीआईसी का चेयरमैन है, उसको पकड़ो तो वो नहीं करेंगे आप। लेकिन ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि साहब गजब है, मतलब सांप्रदायिक जहर जो फैला दिया है, बात बात पे कर। चूंकि उसमें शाहरुख खान का नाम मुसलमान है, उसकी पूरी देशभक्ति, उसके पूरे परिवार की देशभक्ति को आप ये कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? तो ये इस जहर की काट जो है बड़ा मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, ऐसा फैला दिया है, क्योंकि यही इनके पास एकमात्र उपचार या औजार जो भी कह सकते हैं आप, राजनीति का औजार बच चुका है, जिसके जरिए चुनाव जीत सके या जीतते आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हालांकि वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में एकदम नाकाफी हुआ, तब ये चुनाव आयोग की मशीनरी पर और SIR जैसे सारे ताल तिकड़म करके ला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आज हम इसी चैनल पे हमने कई बार चर्चा की है, गांव में जो माहौल बनाया हुआ है, किस तरह से बच्चे, नए पीढ़ी के बच्चे जो डिस्कस कर रहे हैं। भाई
अब उसी के बदले में आज उसने कह दिया, बांग्लादेश ने कह दिया हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, आईपीएल का जो मैच होगा हम नहीं खेलेंगे हिंदुस्तान में। अब आप करिए, अब देखिए अब क्या फैसला लेते हैं, आप आईसीसी क्या फैसला लेता है। तो इस तरह से आप जो रिश्ते बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पहले ही पाकिस्तान में आप जाएंगे नहीं, पाकिस्तान को आप यहाँ आने नहीं देंगे, तो आप करेंगे क्या। तो हमारी विदेश नीति की पूरी चौपट व्यवस्था में है, और आज हम कुछ बोलने की हालत में नहीं है। अभी बोल रहे थे प्रशांत जी, विश्वगुरु की बात हो रही है। भाई विश्वगुरु युद्ध रुकवा सकता है, लेकिन टैरिफ नहीं हटवा सकता है। टैरिफ हटवाने की बात तो छोड़ दीजिए, टैरिफ कम भी नहीं करवा सकता है। टैरिफ कम करने की बात भी छोड़ दीजिए, टैरिफ पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हम एक बार ट्रंप से बात तो कर लें। सारी पूजा कराई, यहाँ पे कितने मंदिरों में क्या क्या हुआ, ट्रंप के नाम पर सब कुछ हुआ, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब इस समय देश जो है उथल पुथल की स्थिति में है। जो हालत दिखाई दे रही है, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात हो, अंकिता भंडारी के मामले में जिस तरह के बयान आए हैं लोगों के, या वहीं का एक मंत्री जो है, मंत्री जो रेखा आर्या है, उनके पति जो कह रहे हैं, गिरधारी लाल साहू या क्या है, वो कह रहे हैं साहब शादियां होने में कोई रुकावट नहीं है, 20,000 रुपए में तो बिहार से लड़कियां ले आओ, वहां शादी कर लो। 3 शादियां हैं इनकी, अब जैसा सुनने में आया है। अब उसमें से कौन खरीद के लाए हैं, कौन क्या किए हैं तो मालूम नहीं है। रेखा जी को खरीदा है कि क्या किया है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतनी शर्मनाक बातें हो रही हैं, कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री जो निषाद है, उसने कहा, क्या कह दिया नीतीश कुमार के बारे में, जब नीतीश कुमार ने किसी बच्ची का बुर्का खींचा था जी, उस पर जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा तो निषाद ने क्या कहा कि अरे भाई बुर्का ही ना हटाया था, कहीं इधर उधर कर दिया होता तो क्या होता, कहीं इधर उधर हाथ लगा देता तो क्या होता। तो इतने बेशर्म इस तरह का बयान दे रहे हैं और फिर भी सरकार में बने हुए हैं। इंदौर में 15 लोग गंदा पानी पी करके मर गए, और वहां का विधायक, वहां का मिनिस्टर अगर जर्नलिस्ट सवाल करता है तो कहता है कि फोकट का सवाल क्या करते हो, ये फोकट का सवाल क्यों पूछते हो, और जब कुछ और बोलता है तो कहता घंटा। और फिर भी वो मंत्री बना हुआ है सरकार में। उसी सरकार में एक मंत्री विजय शाह, जब पहलगांव ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, उस समय जो हमारी सोफिया कुरैशी थी, उसके बारे में क्या उसने बयान दिया। ये सब करने के बावजूद, अदालती ऑब्जर्वेशंस के बावजूद वो सब मंत्री बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अमित शाह से बेशर्मी से के अलावा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। गांधीनगर में लोग त्राही माम कर रहे हैं, गंदे पानी, प्रदूषित पानी पी करके 100-150 लोग बीमार पड़े हैं, और पता नहीं कितने और लोग पड़े हुए होंगे। ये तो मीडिया से जो क्षण की खबर आ रही है वो आप बता रहे हैं जी, 150 लोगों की बात आ रही है, 150 लोगों की बात आ रही है, और पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या होगा। लेकिन आप गांधीनगर जाने के बजाय, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के बजाय, वहां तथ्यों का पता करने के बजाय, जो घायल हुए लोग, बीमार पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए राहत की बातें करने के बजाय आप जाके तमिलनाडु में सरकार बनवा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 राज्यों में तो इनकी लुटिया डूबने वाली है। एकमात्र रह गया राज्य असम, जहां इनकी अपनी सरकार है, लेकिन वहां भी माहौल बहुत खराब है। हिमंता बिस्व शर्मा के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन को लेकर के लोगों में जनाक्रोश भयानक फैला हुआ है। और अभी आपने देखा, वहां तो चूंकि गौरव गोगोई बहुत ही लोकप्रिय नेता है, मुझे लगता है कि अभी इस दौर में जो सबसे समझदार युवा नेता के रूप में जो विकसित हुआ है वो गौरव गोगोई है। लोकसभा में भी जो हमने सुना उनको, और वो संगठन के मामले में भी उपनेता विपक्ष हैं, लोकसभा में उपनेता विपक्ष है, और असम में उस आदमी ने पार्टी को खड़ा कर दिया है, और वहां का इंचार्ज अब प्रियंका गांधी को बना दिया है। अब प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की तस्वीर देखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इंदिरा गांधी असम में काफी लोकप्रिय थी, काफी उनका ये था। तो अगर प्रियंका गांधी वहां जाएंगी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंकेगी वहां पर, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा ही करेगा। उसके बावजूद बहुत अच्छी हालत में बीजेपी वहां पे नहीं दिखाई देगी। बंगाल की हालत देख ही रहे हैं आप, केरला तमिलनाडु सर पटक के मर जाएं, लेकिन ये 2-4-10 MLA से ऊपर की बात कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो चुनाव तो ये हारने जा रहे हैं,
और इसलिए ये मामला तो है, चूंकि अभी इसके पहले जो चुनाव हुए हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, अब इन्होंने तो अपना ताल तिकड़म करके चुनाव जीत लिया और एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर के दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये घोड़ा बंगाल से लेकर आसाम तक, केरल से लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में फिसल के गिर सकता है। जी राजीव जी। जी, ये अश्वमेध का घोड़ा है या कौन सा घोड़ा, लेकिन ये इतना जरूर है कि वोटों की चोरी होती रही है और इसके प्रमाण राहुल गांधी ने दिए, और इस पर और मुहर तब लग जाती है जब राहुल गांधी के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है। पहले तो कह रहा था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की हलफनामा दीजिए या देश से माफी मांगिए, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग चुप हो गया। तो चुप्पी आखिर मौनम स्वीकार लक्षणम, यानी आप अगर चुप हैं इसका मतलब है कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, आपकी चुप्पी स्वीकारोक्ति है का कारण होती है, ये कई बार कहा जाता है। तो क्या यहां पर चुनाव आयोग आगे भी अपने उस क्रम को बढ़ाएगा? एसआईआर की प्रक्रिया जारी है कई राज्यों में, 12 राज्य, उसमें पश्चिम बंगाल भी है। असम में एसआईआर नहीं बल्कि एसआर करवाया गया है, स्पेशल रिवीजन, और उसमें सब जगह वोट कटे हैं, वोटर्स कटे हैं, लेकिन असम में 4 लाख वोटर बढ़ गए, 4 लाख वोटर बढ़ गए हैं इस बार एसआर में। खबर भी आप लोग सुन चुके होंगे। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु है जहां ठीक ठाक संख्या में वोटर्स कट गए, केरल में वोटर्स कट गए, पुदुचेरी में कट गए, और इसके बाद क्या इन राज्यों पर जो कि आज के हालात हैं वैसी हालत में जो दावा कर रहे हैं अमित शाह, इन हालात से इतर जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सही साबित होने वाला है? क्या अप्रैल में तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? अगर सरकार केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में और असम में और पश्चिम बंगाल में बन जाती है बीजेपी की सरकार, तो 1000% ये तय मानिए कि वहां कुछ गड़बड़ हुआ है, ये तय मानिए, क्योंकि एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो जहरीला मॉडल जिसका उल्लेख कर रही है कांग्रेस पार्टी, इस मॉडल का असर कितना पड़ने जा रहा है राज्यों के चुनाव में, और क्या या सिर्फ ये कुछ बातें, हवाई बातें हैं जो यहीं की वहीं यहीं धरी रह जाएंगी और फिर चुनाव दर चुनाव बीजेपी जिस पर फोकस्ड है वो जीतते चली जाएगी? जरा सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपसे, और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा में। प्रफुल्ल जी। साथियों को नमस्कार। देखिए सर, ये तो जहरीला, तो ये हवा पानी सबको जहरीला बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इनका हमेशा दुधारी तलवार पर चलते हैं। 60-70 हजार करोड़ रुपए का पानी, बोतलबंद पानी का कारोबार है वो। उस कारोबार में लोग हैं, उस कारोबार को और समृद्ध करने के लिए भी सारा खेल किया जा रहा है, और इसलिए भी इन पानी के आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जाहिर है कि गुजरात में, और जहां पर ये शायद गांधीनगर बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे गृह मंत्री का चुनाव क्षेत्र भी गांधीनगर ही है, तो वो वहां से हैं, अडवाणी जी का क्षेत्र रहा है और काफी गुजरात का केंद्र है। और यहाँ इंदौर जो सबसे सुरक्षित और स्वच्छ शहर माना जाता था, वहां इस तरह की घटना हुई है, बहुत ही दुखद है। और बाकी जो शब्दावलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो जहर, ये तो गांधीनगर बड़ा ऐतिहासिक है। जी जी जी। अडवाणी का टिकट काट के वहां से नरेंद्र मोदी को उठाया गया था, उतारा गया था, और अब अमित शाह है, नरेंद्र मोदी दोनों जगह से उतरे थे। याद कीजिए 2014 का चुनाव, गांधीनगर भी और फिर यहाँ वाराणसी भी। गांधीनगर को उन्होंने बाद में छोड़ दिया, अमित शाह वहां से चुनाव लड़े, जीते, और अमित शाह वहां के सांसद हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि गांधीनगर हो या कोई और नगर हो, ये पहली बात कि इन दोनों महानुभावों का वो गृह राज्य है। कम से कम अपने गृह राज्य में तो स्वच्छ जल दे दें, और वहीं पे हम गांधीनगर में, अहमदाबाद में आप ये कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने जा रहे हैं। जी जी, खैर न सिर्फ इनका गृह राज्य है जी, न सिर्फ इनका गृह राज्य है, बल्कि ये तो गुजरात मॉडल लेकर के आए थे जी, मॉडल देने वाला राज्य पूरे देश में। जी जी बिल्कुल, पूरे देश। तो अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए कि मॉडल में जहर है तो उस जहर का असर है। लेकिन जिस ढंग की ये कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को जिस ढंग से इन्होंने जहरीला बनाया है, पूरी चुनाव प्रक्रिया को, उससे लोकतंत्र बीमार हो रहा है, उससे लोकतंत्र पूरी तरह से बीमार हो गया है। और
पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। वहां पर जो हम लोग वेनेजुएला की जो घटना घटी है वेनेजुएला की, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। भारत सरकार अभी बहुत ही गंभीरता से देख रही है और देखने के बाद फिर कुछ कहेगी। तो अभी वो गंभीरता से देखे, लेकिन लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार को जितनी गंभीरता से देखे उससे अधिक गंभीरता से लोग भारत सरकार को देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसी कठिन घड़ी में कोई वक्त नहीं दिया। वहां पर जो कई आरोप थे, जायज नाजायज अपनी जगह पर है, लेकिन एक आरोप यह भी था कि चुनाव को वहां भी जहरीला बनाया गया था। और वहां जब चुनाव को जहरीला बना दिया गया और अमेरिका को यह मालूम हो गया कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर भीतर में है, और तभी अमेरिका ने ऐसा साहस का इस्तेमाल किया कि जाकर के वहां के राष्ट्रपति को धर दबोचा। अपहरण ही तो कर लिया है, सीधी सी बात है। उनका अपहरण करके अपने यहाँ ले आए हैं। चीन और ये तमाम बोल रहे हैं, जो दक्षिण कोरिया के भी जो किंग जॉन्ग है वो बोल रहे हैं कि इन्हें करो, नहीं तो दुश्मनी है, नहीं तो इसका नतीजा भोगना होगा। उधर ईरान का मामला है, इतना बड़ा तेल का भंडार है वेनेजुएला के पास, उस पर उनकी नजर है और वो बोलते हैं कि वो शासन करेंगे, वो शासन करेंगे वहां, वो उनके निर्देशन में सब कुछ चलेगा। ऐसा लगता है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और जब चाहेंगे तब ये हमारे ट्रंप महोदय दुनिया के किसी भी देश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, उनके वो अधिकार हासिल हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जिस प्रकार से चुनाव को जहरीला बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच में गलत संदेश जा रहा है। भारत के विपक्ष ने तो हमेशा अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए विदेशी मामलों में हमेशा उनको आंतरिक सपोर्ट किया है, भारत सरकार के साथ खड़े रहे हैं। अभी भी जो स्थिति होगी, जो भी भारत सरकार का निर्णय होगा, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन सरकार अगर देशी मामले में, घरेलू राजनीति में अगर विपक्ष के साथ या पूरे देश के साथ खड़ी नहीं होती है इस विपत्ति की घड़ी में, तो ये बड़ा भारी मुश्किल की चीजें होंगी। इसलिए वहां पर तो हो रहा है। जो चीन का संबंध इससे है, ईरान में मामला अलग फंसा हुआ है, यूक्रेन में अलग फंसा हुआ है। ये तेल के खेल की राजनीति कहां से कहां ले जाएगी। विरोध और दुनिया भर में हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, भारत में भी इसका विरोध होना चाहिए था। पता नहीं अभी राजनीतिक पार्टियां क्या सोच रही है। कल से तो भारत में अपनी आंतरिक समस्याओं पर भी बातचीत होगी, कल से शायद 5 तारीख है, तो कल ही से मनरेगा पर भी यहाँ पर बातचीत होगी अपने यहाँ भारत में, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है। कुल मिलाकर वातावरण ऐसा बन गया है कि जो हवा को जो जहरीला जिसकी बात आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं। और बांग्लादेश की जो घटना घटी है, जिस ढंग से क्रिकेट से इन्होंने दबाव डाल करके, अब ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सरकार जो है सो फांसीवादी ताकतों के दबाव में आ गई, फ्रिंज एलिमेंट के दबाव में आ गई, या खुद ही फांसीवादी है। ऐसा लगता है कि खुद ही किसी के दबाव में नहीं आई, ये खुद ही फांसीवादी आचरण कर रही है और पूरे देश को दबाव में ले रही है। अब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ रिश्ते खत्म हो गए, खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है, हमने बांग्लादेश को दुश्मन बनाया। और कई बार हम लोग कह देते हैं कि बांग्लादेश भी विपरीत खेमे में चल गया, हमने उन्हें धकेल दिया है उसके साथ व्यवहार करके। अभी भी जो हुआ है, बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का अधिक दबाव है, लेकिन फैसला हमारे यहाँ उल्टा लिए जाते हैं। किसके दबाव में ये फैसला लिया गया? अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि जयशाह जी ने की समिति ने, बीसीसीआई ने उनका नाम रखा होगा, तब वो वहां पर आया होगा और तब उसकी नीलामी या जो भी होता है उसकी प्रक्रिया हुई और उसका चयन हुआ। और आज आप उसे हटाने की बात करें, अब से कह दिया कि T20 हम नहीं खेलेंगे। अगर ऐसी बात हो जाती है तो कल को पूरी दुनिया खेल के मैदान में भी आपको बहिष्कृत कर देगी, और तब आपका क्या हुआ? खेल तो एक माध्यम है एक रिश्ते बनाने के लिए, वातावरण को सही और सुलूक करने के लिए। और ये समझते हैं कि इसका पश्चिम बंगाल में उनको राजनीतिक लाभ होगा। अभी तो चुनाव केंद्रित सब कुछ करते हैं, तो पूरा असर होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति पर। इसका कोई अच्छा असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग इसे भी थोड़े से हिंदू अब उस तरह से नहीं सोचते जैसा वो सोचते हैं देश के मामले को लेकर को, तो बिल्कुल सोचते। जी प्रफुल्ल जी, आपका वीडियो डाउन हो रहा, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे थे और आगे भी चर्चा जारी रखते हैं। जरा जल्दी से आता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, बहुत कुछ है, देश और दुनिया दोनों जगह, दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है। आधी दुनिया ने इस
पूरे मसले को, वेनेजुएला के मसले पे आधी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की है, लेकिन भारत ने भर्त्सना नहीं की है। भारत ने 3 शब्दों में, 3 लाइन में अपनी बात रख दी है। पहली बात, भारत का कहना है कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां की बदलती स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। बस भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अपने समर्थन को फिर से दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। अमेरिका से हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी हिम्मत नहीं है कहने की। और यहां पर तकलीफ है जब विदेश का मामला है और उसमें अगर भारत की विदेश नीति में गड़बड़ियां दिखाई देती हैं तो हम जैसे पत्रकारों को बोलना पड़ता है। इसमें अगर कोई कहे कि नहीं ये देश का विदेश का, पाकिस्तान और भारत के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, हम भारत के साथ थे, भारत की सेना के साथ थे और भारत की सेना का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। लेकिन अगर आप भारत को कहीं, इस देश को कहीं दांव पे लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, यह भी तय है। यह साफ साफ एक मीडिया का फर्ज होता है, एक पत्रकार का फर्ज होता है। और हम और आप छोड़ दीजिए, पत्रकार हैं, मीडिया है सेकेंडरी, प्राइमरी इस देश के नागरिक होने के कारण भी यह फर्ज बनता है कि हम अपने देश की रक्षा की सौगंध लेते हैं और वह उस पर हम कायम रहें। लेकिन कोई भी अगर हमारे देश की रक्षा या कहीं ना कहीं देश को अगर बदहाल स्थिति में ले जाने के लिए आतुर हो तो फिर हम आपका साथ कैसे देंगे, सवाल उठता है। इसलिए तो चलिए, एक तो यह है कि वेनेजुएला पर अभी घटनाक्रम बहुत तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं। तेल का खेल है, ये सब जान रहे हैं। तेल के कुओं में आग लगी हुई है। आग मतलब वो नहीं कि ओरिजिनल आग लगी हुई है, वहां पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन हैं। वो चाहते हैं कि पहले देख लीजिए, अगर आप चीन को पे लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तीसरे वर्ल्ड वार को बुला रहे हैं आप अपने दरवाजे पे। आप चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ईरान से, चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वेनेजुएला से, और भारत को आपने रोकने के धमका के आपने रोकने की कोशिश कर दी रशिया से, जहां से भारत तेल खरीद रहा था। भारत भी रशिया से तेल लेता है, ईरान से तेल लेता है, वेनेजुएला से उतनी मात्रा पहले लेता था, अब तो बिल्कुल नहीं। तो इस पे लगाम लगाकर और सारे कुओं पे आप अपना हक जमाना चाहेंगे। अब ईरान में आप अयतुल्ला अली खामनेई को आपने कब्जे में लेना चाहेंगे, उधर मादुरो को आपने कब्जे में ले लिया, आप इधर चीन के ऊपर और रूस के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट आप दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इन सब पे हम लोग चर्चा और करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे अमलेंदु जी। लेकिन यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन सब के बीच हमारे भारत में, हमारे देश में जो सत्तारूढ़ दल है वो क्या कर रहा है। वो इंदौर के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो गांधीनगर के दूषित पानी से कितने मरे हैं ये नहीं पता, 150 बीमार हैं ये खबर आई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अंकिता भंडारी के मामले पे कुछ नहीं बोलता, उत्तराखंड में जो हुआ। वो गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ होता है, वो कफ सिरप के बारे में कुछ नहीं कहता है, वो एंजल चकमा के बारे में कुछ नहीं कहता है, वो क्रिसमस पर यहां उपद्रवी लोग जो उपद्रव मचाते हैं उस पर कुछ नहीं कहता है। रायपुर में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जब कल वो छूट के आए हैं तो उनके पक्ष में नारेबाजी, उनको कंधे पे उठाकर बजरंग दल के लोगों को, और जिस प्रकार नारेबाजी हुई है और इस ईसाई समुदाय के खिलाफ जो वहां पर अपशब्द कहे गए हैं, इस पर कुछ नहीं कहता। ये कुछ नहीं कहता जिसे कांग्रेस पार्टी जहरीला मॉडल कह रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? निश्चित तौर पर राजीव जी, ये मॉडल तो जहरीला है ही, और यही गुजरात मॉडल है। जिस गुजरात मॉडल की बात हो रही है, गुजरात मॉडल भी यही जहरीला मॉडल है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर आए थे तो जब पूछा जाता था कि गुजरात मॉडल क्या है तो बताते थे विकास का मॉडल है गुजरात मॉडल। तो विकास के नाम पे उस समय लेकर आए थे कि विकास का मॉडल गुजरात मॉडल है, लेकिन वो कौन सा विकास था गुजरात का वो अभी तक बताया नहीं गया कि विकास का मॉडल कहाँ है।
मुझे राजीव जी अच्छी तरीके से याद है, इसकी भूमिका ये थी, वो 2011-12 से ही बनना शुरू हो गई थी कि गुजरात का कोई विकास का मॉडल है। 2012 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, मैं एक टीवी चैनल पे था बहस में, और जो उसके संपादक साहब थे वो उस समय बहस करवा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत विकसित है गुजरात। तो मैंने उन्हें बताया कि ये एजेंडा है, इसको चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा है, और गुजरात विकसित नहीं है, तमाम जो मानक है उनमें बहुत पीछे है। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए ऑनलाइन ही, और फिर उन्होंने ये कहना पड़ा कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको जानकारी नहीं है, असल में गुजरात की वो जानकारी उन संपादक महोदय के पास ही थी। तो ये राजीव जी उस समय से ही शुरू हो गया था बनाना कि गुजरात मॉडल कोई है। लेकिन जो असली गुजरात मॉडल है राजीव जी, वो पहले उसकी पोल खुली तब जब ट्रंप आए और नमस्ते ट्रंप हुआ, तब उसकी पोल खुली, जब दीवारें जो थी, वो पर्दे जो थे वो लगाए गए, और झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी और बस्तियाँ थी, नाले थे, वो उनसे छिपाए गए। तब मालूम पड़ा कि कोई गुजरात का विकास मॉडल ऐसा भी है जो पर्दों से ढका जाता है जब ट्रंप आ जाता है, और अब जो है वो गांधीनगर के जरिए विकास मॉडल खुलकर सामने आ रहा है। तो ये तो राजीव जी इनके विकास का जो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, उसकी असलियत जो है वो जनता के सामने बार बार आती है। और यही गुजरात मॉडल राजीव जी इंदौर में भी है। इंदौर में भी वही मॉडल तो वहीं से लाया गया ना, मॉडल तो सब जगह गुजरात का ही लागू किया जा रहा है, वही मॉडल है। और वही मॉडल राजीव जी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले में भी है, गुजरात मॉडल। भाई वहाँ सब जब बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं वो जमानत पर जब छूट के आते हैं तो उनका कैसे स्वागत किया जाता है। तो यही मॉडल जो है ये अंकिता भंडारी के मामले में भी उत्तराखंड में जो है वो लागू किया जा रहा है। तो मॉडल इनका राजीव जी सब जगह एक है, लेकिन इस मॉडल के बीच में राजीव जी चिंताएं बढ़ती हैं। वो देश में तो खैर चिंता है ही कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो किस हालत में रहेगा, कैसा लोकतंत्र रहेगा। लेकिन दुनियावी स्तर पर भी राजीव जी लोकतंत्र को जो खतरे पैदा हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय, और उस पर भारत सरकार को एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए था। हम देख रहे हैं राजीव जी कि कल जो था वो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए जो वेनेजुएला में है कि भाई आप सुरक्षित रहिए, घरों से मत निकलिए, और फला और मेल पे संपर्क कीजिए और इस पर कीजिए। और आज अभी 4 या 5 घंटे पहले एक जो है ये बयान जारी किया गया जो आपने बताया, उसमें भी कहा गया है कि हम वहाँ की बदलती परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। भाई नज़र रखकर आप क्या करेंगे, कौन सी बदलती परिस्थितियाँ हैं? एक संप्रभु राष्ट्र का चुना हुआ राष्ट्रपति जो है उसको दूसरी देश की सेना आए और उसके घर से उठाकर ले जाए, तो ये कौन सा जो है बदलती परिस्थितियाँ जिस पर नज़र रखी जा रही है? अगर ट्रंप राजीव जी अपने यहाँ कोई एफआईआर दर्ज कराकर किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा सकता है, तो राजीव जी हमारे यहाँ गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसका भी प्रतिबंध था अमेरिका में जाने पे। तो क्या अमेरिका ऐसा कर सकता था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को उठवा ले इसी तरीके से, और हम क्या उसको स्वीकार कर लेते? तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जिस तरीके से ट्रंप साहब की दादागिरी जो है, दादागिरी अमेरिका पहले भी करता था, लेकिन इस तरीके की दादागिरी जो अब तो खुलकर जो है दादागिरी सामने है, और उनके जो सांसद महोदय हैं, अमेरिकी सांसद सीनेटर जो हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अमेरिका के लिए जो चुनौती बनेगा उसके साथ हम यही करेंगे। तो राजीव जी जो आपने कहा कि भाई ये तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, और ऐसे समय में भारत की तरफ से कोई सदी हुई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? हमने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? रूस और चीन जो है वो साफ तौर पर इसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं, क्यूबा ने इसकी निंदा की है, आधी दुनिया इसकी मजम्मत कर चुकी है, लेकिन हमारी सरकार जो है राजीव जी इस मसले पर खामोश है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री मुख से एक शब्द क्यों नहीं निकला है? सवाल तो ये भी उठता है। और जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो एक 2 लाइन की विज्ञप्ति जारी कर देता है कि हम वहाँ की परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। आखिर भारत सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया कि हमारा स्टैंड इस समय क्या है? अगर यूएन चार्टर का उल्लंघन हो रहा है और इस तरीके से किया जा रहा है, तो इस पर क्या हम यूएन के सदस्य नहीं हैं? भारत जब ये बार बार बात करता है कि साहब हमको भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, तो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या ये सही मौका नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं कि अब ट्रंप गलत कर रहा है? और अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने में पहुंच जाएगी। दूसरी बात राजीव जी, जो वेनेजुएला के साथ परिस्थितियाँ हैं वो भारत के साथ परिस्थितियाँ क्या नहीं है लगभग मिलती जुलती? जैसा आपने जिक्र किया कि भाई तेल का मामला है, और कल ही राजीव जी चीन के जो शी जिनपिंग के राष्ट्रपति हैं उनके राजदूत कल वहीं थे काराकास में, वेनेजुएला में, और कल उनकी सुबह मुलाकात हुई है उनसे मदुरो से, और मदुरो से मुलाकात के बाद मदुरो ने अपने फेसबुक पेज पर वो चित्र जारी किए हैं और बताया है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई है। और राजीव जी युआन में जो थे वो तेल का व्यापार वेनेजुएला के साथ हो रहा था, उनकी
उसमें, और उसी राज्य उठा लिया है। तो इसके जरिए ये संदेश जो है देने की कोशिश की गई कि हम चीन को भी बता रहे हैं कि अगर ऐसे व्यापार करोगे तो ये, तो राजीव जी अगर ये चीन को संदेश देने की कोशिश है कि आप युआन में व्यापार करेंगे और डॉलर में नहीं करेंगे, तो क्या ये भारत के लिए संदेश नहीं है कि आप रूस के साथ व्यापार करेंगे रुपए में तो हम आपके साथ ये करेंगे? तो हमारी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आनी चाहिए? लेकिन राजीव जी यहाँ निराश जो है विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष इसलिए निराश कर रहा है कि जयराम रमेश 2.5 लाइन का एक वक्तव्य जो है ट्विटर पर डाल देते हैं, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो वक्तव्य भी नहीं है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तब से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? ये भी सवाल उठते हैं राजीव जी। तो सरकार पर एक दबाव बनाया जाना चाहिए कि सरकार स्पष्ट इस पे स्टैंड ले। आपके संबंध होंगे ट्रंप के साथ, आपके संबंध होंगे पुतिन के साथ, आपके संबंध होंगे शी जिनपिंग के साथ, लेकिन अगर राजीव जी विश्व में व्यवस्था प्रभावित हो रही है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारे अमलेंदु जी, सॉरी टू से, सारी उम्मीदें हम विपक्ष से थी। आपको उस धागे को मजबूत करना और बहुत संभाल के रखना है, और उसमें राहुल गांधी जाके विदेश में अभी गए हुए थे, बर्लिन में उन्होंने भाषण दिया, यहाँ पर आग लग जाती है, और कुछ भी बोलते हैं यहाँ आग लग जाती है हिंदुस्तान में। बीजेपी का जो सो कॉल्ड, जयशंकर जी के शब्दों को उधार लूं तो कनफुकुआ तंत्र जो है वो यहां पर राहुल गांधी की ऐसी तैसी करके रख देता है। यही कहेंगे ना जयशंकर जी, क्योंकि वो बिल्कुल ही चाहता है कि किसी ढंग से विपक्ष को हमेशा निगेटिव रूप से प्रचारित कर सामने रखा जाए, ताकि हमारी जो निगेटिव बातें हैं वो सामने ना आए। हमको तो पूछना चाहिए ना कि आखिर गांधीनगर में क्या चल रहा है, जरा बता दीजिए भाई, आप तो वहीं के हैं। हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने उस पर क्यों नहीं कहा। इसका मतलब है कि हम उसी मामले को, जिस बात को ये आगे बढ़ा रहे हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं सॉरी टू से पहले बोला, इसलिए हमको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमको ऐसी गलतियों में नहीं फंसना चाहिए। एक स्वतंत्र निष्पक्ष, हालांकि निष्पक्ष शब्द अपने पत्रकारिता के लिए मैं नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी कहीं पर भी निष्पक्षता के साथ आपको विश्लेषण करना है तो फिर हमको उनके जाल में उलझना नहीं चाहिए। यहां मामला राहुल गांधी का नहीं है, मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे रहे, और प्रधानमंत्री अभी तक इंटरनली एंजल चकमा की हत्या हो जाती है उस पर क्यों नहीं बोले। प्रधानमंत्री 16 लोगों की अब मौत हो चुकी है आधिकारिक तौर पर यहां इंदौर में, उस पर क्यों नहीं बोले अभी तक। उनकी डबल इंजन की सरकार है। ऐसे तमाम मसलों पे आप चर्च में जाकर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त जो घटनाएं घट रही हैं देश भर में उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं। सवाल प्रधानमंत्री से, क्योंकि सरकार सत्ता पर वो काबिज है, सत्ता की मलाई कोई और खाए और गाली कोई और सुने। ऐसे देश चलता है क्या। खैर अमलेंदु जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं राजीव जी ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो है वो बयान दे दें कि साहब अमेरिका का हम निंदा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा, इस पे भी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। अगर विदेश नीति की बात होगी तो इस पे भी सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि राजीव जी ये मसला सिर्फ वेनेजुएला से संबंधित नहीं है, इसका जो मसला जो है बहुत ज्यादा गंभीर है। आप एक देश के राष्ट्रपति को, संप्रभु देश के राष्ट्रपति को आप उठाकर इस तरीके से ले जाते हैं, तो इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारी खामोश क्यों है, और सरकार अगर खामोश है तो विपक्ष उससे सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा भाई आपका स्टैंड क्या है। भाई भारत की तरफ से प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होगी, तो विपक्ष को उस पर बात करनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना है कि विपक्ष को इस पर सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से कि मान्यवर भारत का इस पर रुख क्या है। अब कल को अगर यूएन में बात होगी तो यूएन पे भारत का कोई पक्ष होगा ना, जब आएगी बात इस पे, तो क्या पक्ष होगा भारत का, वो कैसे तय होगा। अकेले मोदी जी तय कर लेंगे क्या कि मोदी उनकी दोस्ती है ट्रंप साहब से, तो जाके वो वोट कर देंगे वहां। भाई देश को आपको विश्वास में लेना पड़ेगा ना, विदेश नीति आपकी अकेले की तो है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आपकी इस मसले पर भी खामोशी क्यों है, और इस मसले पर भारत का रुख क्या है स्पष्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये है। दूसरा राजीव जी, गांधीनगर के मसले पर अगर आप सोचें कि इस पर मोदी जी को जवाब दे देंगे, राहुल गांधी ने कल ही कहा कि जब कोई पारी आती इस तरह की मोदी जी हमेशा की तरह खामोश हो जाते हैं। एंजल चकमा के मसले पर भी खामोश हैं, गांधीनगर के मसले पर भी खामोश हैं, अंकिता भंडारी के मसले पर भी खामोश हैं। तो खामोश रहेंगे इन मसलों पर, लेकिन कपड़ों से पहचान लेंगे। तो जो कपड़ों से पहचानने की राजनीति है राजीव जी, असल में भरोसा उसी पर है कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा तो इंदौर भी होगा, तो गांधीनगर भी होगा, और अंकिता भंडारी वाले मसले भी होंगे, क्योंकि आपको भरोसा इस पर है कि आप तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें हम लोग फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं, अब थोड़ा सा
हम आगे बढ़ें और इन तमाम मसलों को ज़रा आने वाले, क्योंकि अभी से 15-20 दिन बाद गर्माहट जो है वो सिर्फ और सियासी गर्मी रहेगी। चुनाव 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 की चर्चा होगी और वो गर्मी भरने की कोशिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कर रहे हैं। अमित शाह पहुंच गए वहाँ तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बिल्कुल हुंकार भर रहे हैं कि अप्रैल में हमारी सरकार यहाँ बिल्कुल खूंटा गाड़ने वाले हैं, हम यहीं बनने वाली हमारी सरकार तमिलनाडु में। क्या लगता है आपको, जो बात कह रहे थे जयशंकर जी कि एक भी जगह कुछ नहीं मिलने वाला, आपको भी ऐसा लगता है या अब तो किसी चीज पे भरोसा ही नहीं होता? अब भी बची हुई हैं, उम्मीद बची हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी रिजल्ट नहीं ले आ पाती है, जम्मू में ले आती है, कश्मीर में नहीं ला पाती है, इतनी तक तो बची हुई है। केरल में नहीं ला पाती है, तमिलनाडु में भी ये दावा जो है दुस्साहस है, क्योंकि दिखता नहीं है लेकिन दुस्साहस बीजेपी करती है और उसी में जहां संभव है वो कर पाती है। जैसे तमिलनाडु में तो उनको अच्छा सहयोगी भी नहीं मिल रहा है जो कि चुनाव जिता सके, लेकिन जिस दिन सहयोगी मिल जाएगा या सहयोगी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ डीएमके और कांग्रेस के अलायंस के आगे कोई विपक्ष अभी खड़ा भी नहीं है, नया स्टार आया है सिनेमा का, वो प्रतिपक्ष बनने की कोशिश में है। एआईएडीएमके तो अपना मतलब इतना विश्वसनीयता खो चुका है, बीजेपी से साथ लेकर के चुनाव लड़ने में भी उनको दिक्कत होती है, बीजेपी इतनी अछूत किस्म से वहां बनी हुई है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भाई मशीन भी कितनी बेईमानी करेगा, चुनाव आयोग भी कितना समर्थन करेगा, वोट चोरी भी भाई वही तो चोरी करेगा जहां चोरी की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी उम्मीद दिखती है, जगती है। एक बात मैं कहूं, क्योंकि वापस से उस विषय पर ही थोड़ा जाने का मन हो रहा है जी। अभी आईपीएल का बांग्लादेश की टीम का ऐलान हुआ है कुछ घंटों पहले, तो लिटन दास को कप्तान बनाया गया है, यानी एक हिंदू को कप्तानी सौंपी गई है। तो ये भी एक बड़ी बात है एक ऐसे समय में जबकि भारत में बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से हटाया गया, तो वहाँ जो आईपीएल का वर्ल्ड कप का जो टीम बनी है उसमें बांग्लादेश ने एक हिंदू को कप्तान बनाया है। अब इसी में ये बात भी हमें ध्यान में आती है, कोई देश मजबूत कैसे कहलाता है। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप? हाँ, T20 वर्ल्ड कप, क्षमा कीजिए गलत मैंने बोल दिया, आईपीएल का वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, T20 वर्ल्ड कप जी। तो मैं ये कह रहा हूँ एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र है, इसको दिखाने का एक तरीका होता है। हम इसमें हमेशा फेल रहे हैं, मोदी सरकार में, मोदी रिजीम में। भाई चाइना ने जब गलवान किया तो हमारा रिएक्शन क्या रहा? न कोई घर में घुसा है, न घर में घुसा हुआ है। हमारा रिएक्शन क्या रहा कि हमने 29 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। यही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, इसका डंका पीटा गया हिंदुस्तान में, तो सरकार के रूप में प्रतिक्रिया क्या रही? अगर चुप रहते तो हम मान लेते, दुनिया जान लेती कि भाई बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में भारत हस्तक्षेप शायद नहीं करना चाहता है। लेकिन भारत ने किया भी तो क्या किया और बोला भी तो क्या बोला। भाई आईपीएल से एक खिलाड़ी को हटा दिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया। चाइनीज ने अटैक किया तो चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की पर जुल्म हुआ तो आईपीएल से बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को हटा दिए। इतना बड़ा रिएक्शन जो दिखा रहे हैं, यहां हमारी ताकत का पता चल रहा है। हमारी सरकार नाकाम और हिंदुस्तान की ताकत को बिल्कुल जमींदोज करने पर तुली हुई है, नाक कटाने पर तुली हुई है, यह दिख रहा है। भाई आज वेनेजुएला को के शासक को उठाकर अमेरिका ले जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ले जा रहा है, तो अलोकतांत्रिक और गलत होते हुए भी वहां शक्ति दिखती है, ताकत दिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप ताकत दिखा रहा है। तो
लेकिन हम इसको सही नहीं मानते। इसको वो आरएसएस वाले सही मानते हैं, वो ताकत से दिखाने वाले लोग हैं। शायद इसीलिए एस जयशंकर बोलते हैं कि चाइना को हम कैसे जवाब दे सकते हैं, वो तो बहुत ताकतवर देश है। तो ये ताकत को मानने वाले लोग झुकते भी चरण में उतनी ही जल्दी है और चढ़ते भी बहुत जल्दी है। कमजोर पर चढ़ जाएंगे और मजबूत के सामने झुक जाएंगे। ये ताकत को सर्वोपरि मानने वालों का यही स्वभाव होता है। आरएसएस बीजेपी वालों का यही स्वभाव है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं, तो जब जब जरूरत पड़ी है ये लोग डरपोक ही साबित हुए हैं। तो उनकी विदेश नीति में भी ये लचीलापन तो थोड़ा बोलचाल की भाषा है, ये डरपोकपन जो है ना वो दिखता है। जब से हिंदुस्तान की सरकार बीजेपी आरएसएस के हाथों में आई है, ये डरपोकपन विदेश नीति में चढ़कर बोलता है। अब घरेलू पॉलिटिक्स में देखिए, घरेलू पॉलिटिक्स में ये किसको हराते हैं? यहां भी ताकत दिखती है। भाई ममता बनर्जी को तो नहीं हरा पाते हैं। ममता बनर्जी की तो सरकार में खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए। जिसको जिसको खरीदा सब वापस भी ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। कोशिश की उन्होंने, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी तरीके से जहां पर कांग्रेस इनके लिए बहुत सस्ता शिकार रही है। कांग्रेस की सरकारें एक के बाद एक छीनी है। कांग्रेस को गलत तरीके से भ्रष्ट बताया है, बदनाम किया है, गांधी परिवार पर हमला किया है, ये सारी चीजें की हैं। चूंकि देश की राजनीति में बीजेपी के अलावा भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं और पार्टियां हैं जिनका कांग्रेस से राजनीतिक वैमनस्य रहा है, तो कांग्रेस बहुत जल्दी वल्चर होती उनके सामने एक चारागाह के तौर पर रही है और उसमें वो सक्सेसफुल रही है। लेकिन कांग्रेस में रिवाइव होने की भी वैसी ही क्षमता है जैसे एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। भाई इतनी बार अगर बीजेपी हार जाती तो क्या जिंदा बचती क्या? इतना चुनाव अगर बीजेपी हारती तो जिंदा बचती? भाई जनसंघ का नाम मिट गया, हिंदू महासभा कहाँ है पता ही नहीं है। इसमें संघर्ष करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे भी इम्यूनिटी है, हमारी देश की जनता में इम्यूनिटी है कि ऐसे डिजास्टरस वायरस जो हैं जो हमें संक्रमित कर रहे हैं उससे वो लड़ेंगे और फिर से देश में एक रिवाइवल होगा, पॉलिटिक्स का रिवाइवल होगा और तमाम चीजों का रिवाइवल। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कैसे देखा जाए? प्रशांत जी देखिए, पहली बात तो राजीव जी, देश में कहीं भी आप इंदौर से लेके दिल्ली तक देखेंगे, चाहे रायपुर देखें, आप उत्तराखंड देखें, छत्तीसगढ़ देखें, अराजकता का माहौल है। और ये पूरी अराजकता, मतलब मैंने पहले नहीं देखा कभी ऐसा कि विदेश नीति गुर्गे और उचक्के तय करें। कौन खिलाड़ी किस कंट्री का कहाँ खेलेगा, किसके साथ खेलेगा, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि 1971 में जिस पूर्वी पाकिस्तान को काट कर हमने बांग्लादेश बनाया भारत ने, और बांग्लादेश से जो है वो संबंध भी ठीक रहे, तो हमने अपना एक ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर कर लिया था। वहां कोई दिक्कत नहीं थी, उसको सिक्योर कर लिया था। घुसपैठिया करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को, और आप देखिए कि एक सड़क छाप जो लिंच मॉब है उसकी भाषा, एक अनपढ़ गंवार कोई व्यक्ति है उसकी भाषा, गृह मंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की भाषा एक जैसी है। ये कभी आपने देखा? ये तो शब्दावली भी एक जैसी है, वही शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आप जो कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान के हाथ काट के बांग्लादेश बना दिया, उसके बाद कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो जाएं। आज जब हम आप यहाँ बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान में है,
कराची और ढाका की डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो रही है। अब पाकिस्तान सीधे तौर पर बांग्लादेश में है, उनकी समर्थित सरकार भी है, तब आप कर लीजिए। अभी तो गरीब रिक्शा चलाने वाले, काम ढूंढने